हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री प्लेन के लेक्चर 3 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ये कि किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया हो तो वैसी स्थिति पे उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट्स कैसे निकालेंगे, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे, लेकिन आप लोग टाइप वाइज टाइप थ्योरी देख लेंगे कि पहले टाइप में क्या थ्योरी है, दूसरे टाइप में क्या थ्योरी है, तीसरे टाइप में क्या थ्योरी है। तो क्वेश्चन हम लोग जो हैं थ्योरी के बाद करेंगे, टाइप वाइज टाइप थ्योरी करते जाएंगे और क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। देखिए क्या है, लेक्चर 3 में हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म, ये जो वर्ड नॉर्मल लिखा गया है इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब इस पे एक कोई प्लेन हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है। हाँ, इस प्लेन पर ये प्लेन है, इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये इसकी डिस्टेंस भी दिया गया है। इसकी डिस्टेंस दिया गया है d, ठीक है, n। हाँ, और ये जो है मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये चूंकि प्लेन पे है, परपेंडिकुलर है, चलिए प्लेन पे है। एक कोई पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। P जो पॉइंट है प्लेन पे R मानते हैं, वेक्टर पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ ये देखिए इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, ये डायरेक्शन किस हिसाब से दिए? देखिए रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का सम होता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन ऐसे दिया, ठीक ना। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा? डायरेक्शन मैंने ओरिजिन से दिया तो 100% ये तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने के लिए ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो हाइपोटेनस होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो इसको हम लोग मैनेज करने के लिए इसको मैंने इस डायरेक्शन पे दिया और इसको इस डायरेक्शन पे दिया। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, लेट ON is perpendicular to the plane from origin and distance of plane to the origin to the plane of plane from origin is d। याद रखिएगा, जो हम लोग को डिस्टेंस होता है हमेशा कहीं मापते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मापते हैं नॉर्मली। तो देखिए जो ON दिया गया है, जरा ध्यान देंगे, जो ON दिया गया है, हाँ, इसकी डिस्टेंस दिया गया है d। और बताइए ये जो ON है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, सिंस क्या है, ON इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ,
अब मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो हमारा है यूनिट वेक्टर ON जो है, ON हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल जो वेक्टर है ये हम लोग इसको यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। तो सोचिए कि इस ON को हमको बनाना है कोई वेक्टर, तो नाउ क्या करेंगे, नाउ हम लोग ON जो वेक्टर होगा बहादुर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इंटू डी। हाँ, और n क्या है, सिंस n इज यूनिट वेक्टर along with ON यूनिट वेक्टर है। तो बताइए ये जब कोई यूनिट वेक्टर है इस पे, तो जब ON को जब वेक्टर बनाएंगे तो यूनिट वेक्टर इंटू इसका डिस्टेंस, तो ये मेरा मिला, तो ON मेरा क्या मिल गया बताइए, D इंटू यूनिट वेक्टर n, ये मिला, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। ठीक है, अब लेट मान लेते हैं, लेट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द प्लेन क्या मान लिए, PR। ठीक है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू क्या मिला, R वेक्टर मिला, ये हमारा R है। ठीक है, बस है ना, और ये हमारा क्या है, ON वेक्टर है। ठीक है, ओरिजिन से जब भी O लगता है तो ओरिजिन से होता है। अब बताइए हम लोग को ON भी पता है, R भी, OP भी पता है, तो बताइए देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो NP जो वेक्टर होगा वो क्या मिलेगा, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। देखिए क्या मिलेगा, जो मेरा NP वेक्टर होगा वो मेरा क्या मिलेगा, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। तो बताइए NP वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, OP क्या है, OP वेक्टर क्या है, वेक्टर R माइनस ON वेक्टर क्या है, D इंटू यूनिट वेक्टर N। ठीक है, आप सिंस देखिए कि क्या है, ये जो ON है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सिंस NP जो है लाइज ऑन द प्लेन पे लाई कर रहा है। अब जब NP लाई कर रहा है प्लेन पे, हाँ, और सिंस ये भी दिया गया है कि जो ON जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, बताइए कि ये जो है ON जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। आपको इस प्रकार से, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए एक्चुअली क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से है, ये कोई प्लेन है, देखिए एक कोई ये प्लेन है, मान लेते हैं कि एक कोई प्लेन है, और आप देखिए कैसा सिचुएशन है। सो इस प्रकार से प्लेन दिया गया है। देखिए ये जो आपको रेड वाला जो मार्कर दिख रहा होगा वो प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए प्लेन का जो ये मार्कर, रेड वाला मार्कर है, वो डिस्टेंस है, इसको D मान लिया गया है, और कोई इधर कोई एक पॉइंट है जिसको P मान लिया है। तो वेक्टर पॉइंट मानने के लिए हमेशा R का यूज करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट मानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, X Y Z का प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ को ऐसे बनाया गया है, इस प्रकार से ये है। चूँकि हम लोग 3D को पढ़ रहे हैं 2D में, देखिए ये वाला ऐसे है। ठीक है, ये वाला ON है और कोई पॉइंट इस पर ज्वाइन कर दिया गया। आप सोचिए कि कोई प्लेन जो है, कोई लाइन जो है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और इसी पे कोई, देखिए ये मेरा जो उंगली दिख रहा है, ये मान के चलिए लाइन है, ये लाइन पता है वेक्टर है, और इस पे परपेंडिकुलर है। तो बताइए प्लेन पे परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ON परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देयरफॉर क्या मिलेगा बताइए, ON इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर किसका, NP का, वेक्टर NP। तो बताइए हम लोग परपेंडिकुलर के कंडीशन जानते हैं, सिंस जानते हैं कि जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या 0 होता है। सिंस बताइए क्या मिल गया, ON, हाँ, NP इज, देयरफॉर क्या मिल गया, NP इज परपेंडिकुलर टू
ओ एन। तो आप ही बताइए बहादुर, देयरफॉर कंडीशन क्या होता है, एन पी डॉट ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब कोई दो वेक्टर या दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, एन पी का वैल्यू रखेंगे, तो एन पी का वैल्यू कितना है, देखिए आर माइनस डी, और ओ एन कितना है बताइए, ओ एन कितना है, डी एन यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, आर डॉट एन डी माइनस क्या मिलेगा, एन डॉट एन इंटू डी मिलेगा, देख क्या हो गया, इक्वल टू 0। देखिए इधर डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आर डॉट एन हो गया, देखिए यहाँ पर एन डॉट एन होगा और डी इंटू डी स्क्वायर होगा। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, आर डॉट एन, हाँ यहाँ है, मैंने यहाँ से डी कॉमन लिया है, तो डी को मैंने कॉमन लिया है, तो क्या मिल गया, माइनस एन डॉट एन इक्वल टू एन डॉट एन, और यहाँ पर एक डी कॉमन लिया तो एक तो डी बचेगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। क्यों, डी यहाँ पर डिवाइड 0 हो जाएगा, डी हो जाएगा, देखिए ये जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से मेरा 0 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एन डॉट एन का वैल्यू क्या मिलेगा, कोई भी जो यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये मुझे मिला। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, उधर तो 0 मिल गया, तो फाइनली मेरा क्या मिला, आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिला, आर डॉट एन इक्वल टू डी मिला। तो ये मेरा क्या मिल गया, इसी कहते हैं नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं किसी प्लेन का इक्वेशन का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन ना, ऑफ द प्लेन। वेयर कहाँ पर क्या है वो देखते हैं हम लोग। जहाँ पर वेयर हम लोग बात करते हैं आर का, तो आर जो होता है ये कोई पॉइंट होता है क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ठीक है। एन जो होता है, सॉरी ये यूनिट वेक्टर है ना, क्या है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, तो देखिए इसका एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं क्या है। मेन मकसद क्या था हमारा, मकसद मेरा ये था कि ये एनपी वेक्टर को प्राप्त करना और ओएन वेक्टर को प्राप्त करना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन है परपेंडिकुलर का, और जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, P को मैंने एक कोई पॉइंट मान लिया। जिस प्रकार हम लोग कोई कोऑर्डिनेट को x, y, z मानते हैं, वैसे वेक्टर के क्षेत्र में कोई पॉइंट को R माना जाता है, आर्बिट्ररी कोई पॉइंट होता है। और ये हमारा n था, इसका पॉइंट पता नहीं था, लेकिन ये जो ON था, ON जो दिया गया था, यहाँ से यहाँ दूरी इसका क्या दिया गया था, d, हाँ। और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं n, है ना, स्मॉल n। देखिए स्मॉल n यूनिट वेक्टर है। क्योंकि जब ये कोई लेंथ है, इस लेंथ को जब कोई हम लोग वेक्टर बनाते हैं, जब इसको कोई वेक्टर बनाते हैं, ये जो मेरा यूनिट वेक्टर n का काम करेगा, देखिए इसी के अलोंग है। अब इसको जब कोई वेक्टर बनाएंगे तो बताइए
ओ एन इक्वल टू डी था, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिसको ओ एन को यदि वेक्टर बनाना है तो ओ एन में जो अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को उसी के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ हो जाएगा अब ओ एन, लेकिन किसके डिस्टेंस हो जाएगा अलॉन्ग एन के, यूनिट वेक्टर एन का। तो बताइए ओ एन इक्वल टू क्या मिल गया, डी एन मिल गया। आप बताइए ओ एन मिल चुका है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मिल चुका है, यहाँ पर क्या है देखियो d इंटू यूनिट वेक्टर n है, ये मिल चुका है। अब देखिए क्या है, सो ये मिल चुका है, देखिए ये पॉइंट पार्टिकुलरली मिल चुका है, ये पॉइंट को मान लिए हैं। अब देखिए ये भी मेरा दिया गया ओ एन भी पता है क्योंकि ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से है तो मुझे ओ एन भी पता है। अब p मान लिया मैंने, अब देखिए मैंने क्या निकाल लिया, NP निकाल लिया। जब मैं NP निकालूंगा तो क्या मिलेगा, OP पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, इससे निकाल लिया फॉर्मूला, ये निकाल गया। अब देखिए ये जो NP जो है लाइज ऑन प्लेन, ये NP जो लाइन है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है, और ON परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। देखिए ये जो है ON जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और प्लेन पे लाई कौन कर रहा है, प्लेन पे लाई कौन कर रहा है, ये लाइन। तो सोचिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि मान लें कि ये मेरा हाथ प्लेन है और ये लाइन है, इस पे देखिए प्लेन पे है। अब देखिए ये हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये देखिए लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन प्लेन जो बनता है वो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए ये मान लीजिए कि प्लेन है, देखिए ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन है, इस प्रकार से जब बहुत सारा लाइन को कंबाइन कर दिया प्लेन हो गया। अब देखिए इस पे एक कोई परपेंडिकुलर डाल दिए, तो जब ये पूरा प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है लेकिन किसी पार्टिकुलर लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उस लाइन को मैंने क्या बोल दिया है, एनपी बोल दिया है। तो अब हम लोग प्लेन की बातें ना करके पुरानी बात जाते हैं। अब मुझे एनपी वेक्टर मिला है और एक ओएन वेक्टर मिला है, और ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं। तो जब हम लोग जानते हैं कि कोई जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दिया, एनपी का वैल्यू रख दिया, ओएन का वैल्यू। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को देखो, डीएन को इससे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डॉट डीएन को इस डी एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब देखिए मैंने यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो ये मेरा बचा। अब ये एन डॉट एन का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एन डॉट प्रोडक्ट एन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। इस प्रकार से जो वैल्यू आया आर डॉट एन इक्वल टू डी, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इससे पहले वाला वेक्टर फॉर्म था। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए जैसे कि हम लोग लाइन से सीखते आए हैं, कार्टेशियन कहने का मतलब एक्स वाई जेड दिखना चाहिए, और वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर आर दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। किसकी पहचान है, वेक्टर फॉर्म का। हाँ, और ये किसकी पहचान है, एक्स वाई जेड किसकी पहचान है, कार्टेशियन फॉर्म का, कार्टेशियन फॉर्म का। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आपको जब वेक्टर फॉर्म बोलेगा तो ये वाला फॉर्म चाहिए, और कार्टेशियन फॉर्म बोलेगा तो एक्स वाई जेड का फॉर्म चाहिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं। सिंस P का जो R जो कोऑर्डिनेट मैंने माना है वेक्टर फॉर्म, इसी को यदि हम लोग माने हैं तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि जब जो R जो हम लोग लेते हैं वो एक्स वाई जेड कोई आर्बिट्ररी पॉइंट होता है। तो बताइए देयरफॉर जो हमारा वेक्टर R मिलेगा वो आई जे के कंपोनेंट पे क्या मिलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हाँ, एंड एन बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग विथ किसके अलोंग, ओ एन के अलोंग है, ठीक है, ओ एन के अलोंग है, इसके अलोंग है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बाबू। हम लोग जानते हैं कि यदि एल एम डायरेक्शन कोसाइन पता है और उसके थ्रू कोई वेक्टर का निर्माण करते हैं तो वो हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं लेट एल एम एन आर
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर n, यही ना। देयरफॉर यूनिट वेक्टर n, देयरफॉर यूनिट वेक्टर की बात करें तो li प्लस mj प्लस nk, यही होगा। याद रखिएगा LMN यदि डायरेक्शन कोसाइन है, LMN यदि डायरेक्शन कोसाइन है तो हमेशा वो यूनिट वेक्टर होगा यदि डायरेक्शन कोसाइन के मदद से किसी वेक्टर का निर्माण किया गया है, वेक्टर कंपोनेंट लिखा गया है। तो ये बात हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। एंड क्या दिया गया है, लेट सिंस हमारा जो दिया गया है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डी। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस, देखिए सिंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन इज, बताइए क्या होता है। अभी हम लोगों ने सिखाया r डॉट n यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d, ऐसा हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब सारा वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब चलिए सारा वैल्यू को हम लोग ले आते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए r का वैल्यू कितना है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट n क्या है, li प्लस mj प्लस nk इक्वल टू d, जो डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस था वहाँ भी डिस्टेंस है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i कोफिशिएंट को i के साथ, j कोफिशिएंट को j के साथ, k को कोफिशिएंट को k के साथ। तो हम लोग क्या बोलेगा, lx हो जाएगा प्लस my प्लस nz इक्वल टू d, इस प्रकार से है। विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ LMN क्या है, वेयर L क्या है, M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन, ये भी याद रखिएगा। यदि यहाँ पर इस प्रकार में जब दिया गया है कि यदि L, M और N यदि डायरेक्शन कोसाइन है तो ही ये जो प्लेन जो है, तो ही ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा। नॉर्मली यदि जनरल फॉर्म होता A B C तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है। याद रखिएगा जब भी कभी आपको वेक्टर इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन बदलना होगा तो r का वैल्यू आप यही रखिएगा, xi प्लस yj प्लस zk। ऐसा क्यों, क्योंकि r जो है इसका कार्टेशियन पॉइंट x y z होता है, और जब इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो xi प्लस yj प्लस zk होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि ये l x m ना होता तो इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन होता, लेकिन नॉर्मल फॉर्म नहीं होता। तो देखिए हम लोग क्या है, जनरल इक्वेशन में क्या है, ध्यान रिमार्क पे देखेंगे हम लोग। देखिए रिमार्क में ध्यान देंगे क्या है, रिमार्क में
इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन है और कौन जनरल इक्वेशन है। लेट मान लेते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या माना मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, यही मैंने माना है। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, ऐसा कुछ है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेयर ए बी सी आर, देखिए यहाँ एल एम एन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था, लेकिन यहाँ ए बी सी क्या है, आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। हम लोग जानते हैं कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया होता है तो डायरेक्शन रेशियो की मदद से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन आर, देखिए क्या होगा, सो एल चाहिए, एल क्या होगा, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम चाहिए, एम क्या होगा, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू क्या होगा, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब जरा गौर करेंगे, इसका मतलब ये हमारा दिया गया है जनरल इक्वेशन। क्या दिया गया जी, जनरल इक्वेशन। तो क्या नॉर्मल इक्वेशन है, नहीं। तो इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए देखो यहाँ पर एल आएगा तो क्या होगा, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर कोफिशिएंट जेड का स्क्वायर के रूट से। यहाँ भी वो मिल जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एल मिल जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये एम मिल जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो एन मिलेगा, और यहाँ जो मिलेगा वो ये क्या मिलेगा हम लोग, ये क्या मिलेगा बहादुर, ये मिल जाएगा हम लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो दोनों में कंफ्यूजन क्या है, जरा ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे, ये देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाएंगे, ठीक ना। देखिए देन इसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म बनाना है तो क्या बोलेंगे, देन लिखेंगे हम लोग, देन नॉर्मल फॉर्म क्या मिलेगा, देखो कार्टेशियन नॉर्मल फॉर्म क्या मिलेगा, देखिए ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर लोग कहेंगे कि यहां जो मिलेगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, देखिए क्या मिला, ये डिस्टेंस नहीं है, ये विच इज नॉट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि यही नॉर्मल फॉर्म होता, इस फॉर्म पे होता एल, ये एम और ये एन, ये एल, ये एम और ये एन, तो जैसे एल एम एन आया तो नॉर्मल फॉर्म हो गया। तब ये जो हमारा जो हो गया, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा, डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जो जनरल इक्वेशन होगा उसको आप नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के थ्रू आउट डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो फिर वो हमारा मिल जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आई होप दैट कि आज के इस लेक्चर को समझ गए होंगे। आगे जो है हम लोग टाइप 1 के प्रश्न को करेंगे, 30.1 का क्वेश्चन को। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।